प्रिय विद्यार्थियों, आपका महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंटरमीडिएट्स की। इंटरमीडिएट्स रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान बनने वाले अस्थायी स्पीशीज होती हैं, जिनका अध्ययन हमें अभिक्रिया की प्रोग्रेस के बारे में जानकारी देता है। बहुत सारे इंटरमीडिएट्स हमारे पास ज्ञात हैं, जिनमें मुख्यतः 6 प्रकार के रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स पाए जाते हैं, जिसमें कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, एराइंस एंड नाइट्रीन्स मुख्यतः 6 प्रकार के हैं। हम बात करेंगे पहले कार्बोकेटायन या कार्बोनियम आयन की। कार्बोनियम आयन और कार्बोकेटायन, आजकल इसको कार्बोकेटायन ही कहा जाता है, कार्बोनियम आयन नहीं कहा जाता है। अब इसको कार्बोनियम आयन कहना उचित क्यों नहीं है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन, परिभाषा। कार्बोकेटायन्स क्या होते हैं? वह कार्बन जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन व धनावेश हो। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आउटर मोस्ट सेल में, बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हो, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो, उसे हम कार्बोकेटायन कहते हैं। इसका मतलब है इसका अष्टक अपूर्ण है, अतः यह इलेक्ट्रोफाइल भी है। क्योंकि ऑक्टेट नियम के अनुसार वह यौगिक जिसका अष्टक पूर्ण होता है वह स्थायी होता है। इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, अतः यह इलेक्ट्रोफाइल की भांति व्यवहार करता है। कार्बोकेटायन का जो संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, वह sp2 होता है। अतः इसका जो शेप है, आकृति है, वह प्लेनर ट्राइगोनल होती है। हम कार्बन की बात करते हैं, मैथिल कार्बोकेटायन की। हम इसके बारे में देखते हैं। तो कार्बन का विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p2। आउटर मोस्ट सेल की अगर हम बात करें एक्साइटेड स्टेट में C+ है, इट्स मीन 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो आउटर मोस्ट सेल में है वह निकल जाएगा। तो 1 2 3 और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक S और 2 P कक्षक मिलकर sp2 का फॉर्मेशन करेंगे। pz कक्षक जो है वो वैकेंट है, वह लंबवत रहेगा। उसके बाद अतिव्यापन होता है H आयंस का। तो आप देखो कि आउटर मोस्ट सेल में 2 2 4 2 6 कुल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 हो गया। जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो शेप जो होती है ट्राइगोनल प्लेनर होती है। ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये H, ये H, ये H और ये pz ऑर्बिटल जो असंकरित है वह इसके लंबवत रहता है। उसके बाद बात करते हैं हम प्रकार की, टाइप। नॉर्मली 2 प्रकार के होते हैं, क्लासिकल और नॉन क्लासिकल। जब आप आगे की कक्षाओं में जाओगे तो फुल वर्णन आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन नॉर्मल वे में हम प्रकार देखते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। 3 डिग्री, 2 डिग्री या 1 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। मैथिल कार्बोकेटायन है। प्राइमरी का मतलब होता है वह कार्बोकेटायन जो एक कार्बन से जुड़ा हो, एक कार्बन से घिरा हो। सेकेंडरी कार्बोकेटायन वह पॉजिटिव कार्बन जो 2 कार्बन से घिरा हो। और टर्सरी कार्बोकेटायन वह पॉजिटिव कार्बन जो 3 कार्बन से घिरा हो। उसके बाद इसका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन।
कार्बोकेटाइन का निर्माण। कार्बोकेटाइन का निर्माण पहला है फ्रॉम एल्कीनों के प्रोटोनीकरण, एल्कीन्स के प्रोटोनीकरण से। जब कोई एल्कीन है उसकी रिएक्शन हम एसिड के साथ कराते हैं तो प्रोटॉन रिलीज होता है, वो प्रोटॉन रिएक्शन करता है और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। एल्किल हैलाइड में CH बॉन्ड के विदलन से या क्लीवेज से। RH है, आप सभी को पता है X की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, खींचने के कारण R पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। X क्या है, यहाँ हैलोजन है। इसके बाद हम बात करेंगे एल्कोहलों के प्रोटोनीकरण से। ये इंपॉर्टेंट है, हम एल्कोहल्स के बारे में जब बात करेंगे तो ये अभिक्रिया भी आएगी, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के प्रोटोनीकरण से। अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन हम एसिड के साथ या एसिड की प्रेजेंस में किसी के साथ कराते हैं तो अल्कोहल का प्रोटोनेशन हो जाता है। लोन पेयर्स हैं, लोन पेयर्स इसके ऊपर अटैक करेंगे, अटैक करते हुए ऑक्सीजन के ऊपर ये जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी जिसके कारण ये वाटर के रूप में इसको रिलीज करके कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर लेगा। उसके बाद हम बात करेंगे कार्बोनिल यौगिकों के प्रोटोनीकरण से। कार्बोनिल यौगिकों के प्रोटोनीकरण से। कार्बोनिल यौगिक का प्रोटोनीकरण जब करते हैं तो सेम रिएक्शन होती है। और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद नाइट्रस अम्ल की प्राथमिक एमीन पर अभिक्रिया के द्वारा भी बनाया जाता है। डाइअज़ोटीकरण अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल की प्राथमिक अल्कोहल पर क्रिया से भी बनाया जाता है। नाइट्रस एसिड है NH2 NaNO2 प्लस HCl की जब रिएक्शन होती है तो नाइट्रस एसिड जनरेट होता है, HNO2 प्लस NaCl। ये HNO2 रिएक्शंस करता है और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद बात करेंगे रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी पर, क्रियाशीलता एंड स्थायित्व। आप सभी जानते हो कार्बोकेटाइन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इसलिए यह हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखता है। कार्बोकेटाइनों का जो स्टेबिलिटी क्रम है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मैथिल कार्बोकेटाइन। 3 डिग्री इसलिए स्टेबल है क्योंकि जो प्लस आई इफेक्ट होता है एल्किल ग्रुप का वो इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। तो जितने ज्यादा प्लस आई वाले होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी, इट्स मीन्स की रिएक्टिविटी उतनी ही कम होती जाएगी। इसी प्रकार सेकेंडरी में यदि हम देखें तो प्लस आई वाले 2 हैं, प्राइमरी में प्लस आई वाला 1 है और मैथिल में प्लस आई वाला कोई नहीं है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया 3 2 1। और यदि इसके ऊपर
इस प्रकार की कंडीशन आ जाए बेंजील कार्ब कैटायन, तो स्टेबिलिटी रेजोनेंस के कारण और ज्यादा बढ़ जाती है। और यदि रिंग की संख्या को हम बढ़ाएं तो स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। और यदि ट्राइफेनिल मेथेन कार्ब कैटायन हो जाएगा तो जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो C6H5 की ऑल थ्राइस C पॉजिटिव सबसे ज्यादा, C6H5 की ऑल ट्वाइस CS पॉजिटिव सेकंड नंबर पे, CS2 तीन नंबर पे, फिर एलील फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और लास्ट में मैथिल। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है स्टेबिलिटी ऑर्डर, और स्टेबिलिटी आपको समझ में आ गई होगी कि क्या कारण रहता है। इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी और रिएक्टिविटी उतनी कम होती जाएगी। तो क्रियाशीलता जस्ट रिवर्स है। एग्जाम में हमें ध्यान रखना होता है कि वहां रिएक्टिविटी पूछिए कि स्टेबिलिटी, दोनों एक दूसरे की अपोज होती है। और यदि इनके ऊपर माइनस आयु वाले ग्रुप जुड़ जाए तो इनकी स्टेबिलिटी और घट जाती है और रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। इस बात का ध्यान रखना है हमें। उसके बाद है इनकी रिएक्शंस। कार्ब कैटायनों की मुख्यतः 3 प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं। पहला है कि न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर ले, न्यूक्लियोफाइल का ऐड, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन। सिंपल सी बात है, इनके पास इलेक्ट्रॉन कम है तो नो डाउट न्यूक्लियोफाइल के साथ ये सिंपल रिएक्शंस करते हैं। जैसे कि R है, कोई OH आयन इसके पास आना चाहता है तो ROH उनके बदलेगा। उसके बाद है प्रोटॉन लॉस करके, सेकंड अभिक्रिया है लॉस ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का लॉस करके। सिंपल सी बात है, RCH3 एक प्रोटॉन का लॉस करके एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। मोस्ट कॉमन रिएक्शन है, काम आएगी आपके मार्कोनिकॉफ रूल, सत्जेफ रूल को समझने में। और थर्ड है रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। स्टेबिलिटी के अनुसार ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कई बार हमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी मिलेंगे। ये भी सत्जेफ रूल को समझने में काम आएगी। सॉरी, जो प्राइमरी कार्ब कैटायन था वो टर्सरी में कन्वर्ट हो गया तो उत्पाद भी इसी का ज्यादा मात्रा में बनेगा। अगर हम इसका प्रोटॉन लॉस करते हैं तो 2 प्रकार के एल्कीन्स हमें प्राप्त होते हैं। एक बार तो प्रोटॉन इधर से जा सकता है या इधर से जा सकता है, दूसरा प्रोटॉन इधर से जा सकता है। तो यहां हमें सत्जेफ रूल को भी समझने में आसानी होगी। तो 2 प्रकार के एल्कीन बनेंगे, एक बनेगा 1 वाला और एक बनेगा 2 वाला। तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनता है जिस पर एल्किल प्रतिस्थापियों की संख्या ज्यादा हो। डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर एल्किल प्रतिस्थापियों की संख्या ज्यादा हो। ओवरऑल अगर हम इसमें देखें तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन ये है तो प्रतिस्थापी 1 2 3, 3 प्रतिस्थापी बने, और इधर डबल बॉन्ड वाले कार्बन ये है और प्रतिस्थापियों की संख्या 2 है। तो सत्जेफ नियम के द्वारा भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू।